वेलकम टू द शो। हमारा हिंद के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के हिपोक्रिटिकल रोल के ऊपर। देखें, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशंस खत्म कर दी गई थी और एक डीकोलोनाइजेशन का पीरियड नजर आ रहा था कि 1945 में जंग खत्म होने के बाद जो दुनिया में कोलोनाइजेशन थी वो ब्रिटिश और फ्रेंच थी मेनली, और नजर ये आ रहा था कि अब ये ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी कॉलोनीज को कायम नहीं रख सकेंगे और डीकोलोनाइज करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की यूनाइटेड नेशंस के नाम पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विक्टोरियस 5 कंट्रीज थे, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस, उनको परमानेंट रोल दिया गया, उनको वीटो पावर दी गई और बाकी जो छोटे कंट्री थे उन सबको एज ए मेंबर डाला गया। और जो जो डीकोलोनाइजेशन के तहत कंट्रीज आजाद होते गए उनको यूएन का मेंबर बनाते गए, और यूएन एक टूल बन के रह गया पावरफुल इन 5 कंट्रीज के, खास तौर पे वेस्ट के। मुख्तलिफ मौकों पे यूएन के डबल रोल हम देखते आए हैं। एक बड़ी मिसाल मैं दूंगा जिसपे कभी कोई कुछ इसको देखता नहीं है, वो ये है कि एक 9/11 होता है। 9/11 में अमेरिका पे कुछ लोग अटैक करते हैं, उसके जवाब में यूएन ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया यूनाइटेड हो गई, 30 कंट्रीज का एक अलायंस बनता है और अफगानिस्तान पे हमला कर देता है, पाकिस्तान को दबाव में लेके पाकिस्तान को पूरा उसकी पॉलिसी जो प्रो तालिबान थी उसको एंटी तालिबान, और मतलब आपने देखा था कि यूएन ने कितना एक्टिव रोल अदा किया था। एक और टेररिस्ट अटैक होता है 26/11/2008 को, जिसमें भारत के इकोनॉमिक हब पे टेररिस्ट हमला करते हैं। अब फर्क ये है कि 9/11 तो 2 घंटे में खत्म हो गया था, 26/11 तीन दिन तक चलता रहा। 3 दिन तक टेररिस्ट मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारते रहे और दुनिया के कई मुल्कों के नेशनल उसमें मारे गए, लेकिन उस पे यूएन ने कोई रोल अदा नहीं किया, उस पर यूएन ने कोई चीखा पे पाटा नहीं। 9/11 में एक भी अफगान शामिल नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान पे अटैक किया गया। 26/11 में 10 के 10 टेररिस्ट पाकिस्तानी थे, लेकिन पाकिस्तान को कंडेम तक नहीं किया। अब यहाँ पे वाज़ेह नजर आता है कि यूएन का रोल कितना नेगेटिव है, कितना पॉलिटिकल है और कितना एक टूल बन के रह गया है वेस्ट के हाथों। चाइना भी एक शैतान मुल्क है और चाइना ने भी हमेशा यूएन को सही तौर पे इस्तेमाल किया है अपने मफादात के लिए। जैसे कि आपने देखा कि ये जो पैंडेमिक आया है ये वर्ल्ड वॉर से कम नहीं था, इसके इफेक्ट्स दुनिया के तमाम ही मुल्कों में इसके इफेक्ट पड़े हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट पड़े हैं। मिलियंस ऑफ पीपल मर गए, मिलियंस ऑफ पीपल बीमार रहे, इकोनॉमी तबाह हो गई, दुनिया भर के लोग 2 साल से घरों में बैठे हैं, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई चाइना के खिलाफ। किसको नहीं पता कि ये चाइना के इलाके वुहान की लेबोरेटरी से निकला हुआ एक वायरस था, जो कि शायद निकला नहीं था, निकाला गया था, लेकिन उस पे भी यूएन कोई नहीं बोल रहा। ऐसे में आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जब यूएन का रोल बड़ा ही एक पॉलिटिकल रहा है, जो कि नजर आता है कि ये एक पपिट बन के रह गई है वेस्ट के हाथों। अब हम लेटेस्ट जो देख रहे हैं यूक्रेन के मामले पे, यूएन एक नेगेटिव रोल अदा कर रहा है अगेन, के एक टोटली इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ चीजें चल रही हैं कि आपने रशिया के ऊपर ब्लॉक लगाया, सैंक्शन लगाई, समझ में आता है। आपने इसके पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सैंक्शन लगाई, समझ में आता है। अब आप उनके बिजनेसमैन जिन्होंने वेस्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, बिलियनर्स जो हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को, उनकी कश्तियों को, उनके प्राइवेट जेट्स को आप कब्जे में ले रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इस तरह अमेरिका ने रशिया के 12 यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको अमेरिका से निकलने का ऑर्डर दे दिया। वह अमेरिका होस्ट कंट्री होने की वजह से ये गलत फैसले करती है। आप यूएन के एक परमानेंट मेंबर के लोगों को कैसे निकाल सकते हैं
फिर तो यूएन की हेड ऑफिस भी किसी न्यूट्रल जगह पे होनी चाहिए। जिनीवा में भी इनका ह्यूमन राइट्स बॉडी है और दूसरी बॉडीज हैं। भाई पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है। यूएन ने कब पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंडेमनेशन किए? तो यूएन का रोल टोटल नेगेटिव है। यूएन एक पपेट बन के रह गई है वेस्ट के हाथों, और उसकी कोई हिफाजत कोई नजर नहीं आ रहा कि ये छोटे मुल्कों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। बड़े मुल्क खास तौर पे वेस्ट, यूरोप और अमेरिका इसको अपने मफादात के लिए जैसे चाहें जब चाहें इसको यूज करते हैं, और जहां दुनिया में एक हंगामा मचा हुआ होता है वहां पे ये कुछ नहीं करते। एक और मैं आपको यहाँ पे इशू की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि एक मुल्क है ईस्ट तिमोर, जो कि इंडोनेशिया के साथ एक छोटा सा इलाका है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईस्ट तिमोर में कोई मसला हो रहा है, कोई इंसर्जेंसी है, कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। लेकिन चूंकि वो वेस्ट के मफादात में था तो इंडोनेशिया से उसको आजाद कराया यूएन ने, और उसको एक आजाद कंट्री ईस्ट तिमोर के नाम से डिक्लेयर कर दिया। जबकि कुर्दिस्तान, बलोचिस्तान एक 70 सालों से आजादी की मूवमेंट चल रही है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पाकिस्तान से बलोचों का, पख्तूनों का जेनोसाइड कर रहा है, उसकी तरफ यूएन ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपने मफादात जहां होते हैं, जैसे सूडान में, साउथ सूडान, दारफूर, ये इश्यूज यूएन के एजेंडे पे टॉप पे आते रहे। लेकिन जहां जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैं यही कहूंगा कि यूएन शायद अब अपनी जो इसकी एज है वो पूरी कर चुकी है, और इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद शायद यूएन में कोई मेजर तब्दीली आए। एक और जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट यूएन के हवाले से है वो ये है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो जब चाहें जिस चीज को चाहें वीटो कर दें, वो उनकी जारादारी कायम होती है। मेरा सवाल ये है कि 7 अरब की आबादी है दुनिया में, जिसमें से एक कंट्री है जिसकी 1.35 अरब की आबादी है, 135 करोड़। वो कंट्री क्यों परमानेंट मेंबर नहीं है? वो कंट्री भी तो परमानेंट मेंबर होना चाहिए, या तो कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशंस है तो उसके सारे कंट्रीज के राइट्स बराबर होना चाहिए, 1 कंट्री 1 वोट होना चाहिए। ये क्या कि जब आपके मफाद के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आए आप उसको वीटो कर दें। तो मेरा ख्याल है यूएन एक्सपोज हो चुका है बुरी तरह इस पैंडेमिक में, इस रशिया यूक्रेन के उसमें, और बाकी कंटिन्यूअसली यूएन एक्सपोज होता रहा है। तो यूएन की जो इफादियत है वो खत्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। हमारा हिंद।